हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने से पहले हम फर्स्ट पार्ट का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, ये है एक संख्या रेखा के बीच में जीरो होता है। जीरो की लेफ्ट साइड में सारी संख्याएं माइनस में होती हैं और राइट हैंड साइड में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं या पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। अब हमने ये देखा था कि जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं, ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं और जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं ये क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर, और इन्हें एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा था कि सारी पॉजिटिव संख्याओं के साथ जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, और इनको W से डिनोट करते हैं। ठीक। फिर अब इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, मतलब पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये सभी संख्याओं को मिला लिया जाए तो इन संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, और इसे Z से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब हमने देखा था कि इस संख्या रेखा पर ये जो संख्याएं दिख रही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो जैसे 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और उन परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, जैसे आधा, 1.5, पौने 2, जो हम संख्याएं बोलते हैं वो कहाँ आती हैं, इनके बीच में ही आएंगी ना। तो वो संख्याओं को हम कैसे परिमेय भिन्न के रूप में लिखते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ Q≠0 होना चाहिए। और ये परिमेय संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। इस संख्या रेखा पर मतलब एक बिंदु पर सिर्फ एक ही संख्या रेखा एक बार शो होगी, है ना, मतलब यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमें बताया गया कि 1/2 है ना। 1/2 एक बार हमारा यहाँ आ गया 1 और 2 के बीच में, है ना। 1 और 2 के बीच में 0.5 आ गया। ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि 25/50 ये एक संख्या है। क्या इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है? तो 25/50 कहाँ आएगा, ये तो इधर बहुत आगे आएगा यदि ऐसा देखा जाए तो। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि संख्या रेखा पर अद्वितीय नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये जो नंबर है P और Q, ये क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कोप्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं होना चाहिए, और यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे पहले कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर संख्या रेखा पर उसे निरूपित करेंगे। ठीक है। तो आप इसे कैंसिल आउट कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, 5×25 और 5×1 और 0, 5×1 और 5×2 10। तो ये क्या आया, ये भी क्या आया, 1/2। मतलब हमने 1/2 तो एक बार निरूपित कर दिया यहाँ पे, तो इसको अब बार बार निरूपित करने की जरूरत नहीं है। भले ही कुछ भी लिखा हो, 8/16, 16/32, है ना, ये सभी की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, हम ऐसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। और ये मतलब ये नंबर क्या होने चाहिए, एक दूसरे के कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का अर्थ है कि जैसे ये 1 है और ये 2 है, मतलब इनका फैक्टर्स यदि किए जाए तो कोई भी एक के अलावा कोई भी फैक्टर इनमें कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम पढ़ेंगे आज के पार्ट में कि इन परिमेय संख्याओं के अलावा भी इन संख्याओं के बीच में और भी संख्याएं होती हैं। तो वो कौन सी संख्या आती हैं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। और ये इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, √2, √3, √4, या ऐसी जिनको डिवाइड देने पे अनंत तक संख्याएं आती जाएं, है ना, या पाई। ठीक है। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये है पाइथागोरस। ठीक है। लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों ने कुछ संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पूर्णांकों के अनुपात मतलब 1, 2, 3 के नीचे 1 लगा के नहीं लिखा जा सकता, है ना। तो मतलब इन संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं,
पहले तो आप ये देखिए कि पाइथागोरस कौन थे? एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन और दार्शनिक थे। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, और वो प्रमेय कौन सी थी? पाइथागोरस प्रमेय। वो प्रमेय थी समकोण पर। ठीक है, राइट एंगल पर एक प्रमेय दी थी। तो हम पहले वो देखते हैं, क्योंकि ये भी हमें काम आएगी। जैसे ये एक एंगल है, ये है राइट एंगल। ठीक है, आप देखेंगे ये राइट एंगल है, ये क्या है इसका? आधार। ये क्या है? लंब। और ये है कर्ण। तो पाइथागोरस ने प्रमेय दी थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का वर्ग। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, तो पाइथागोरस ने ये प्रमेय दी थी किसके लिए? समकोण के लिए। ठीक है, अब पाइथागोरस के अनुयायियों ने हमें बताया था अपरिमेय संख्याओं के बारे में। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन्हें परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या पूर्णांकों के भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हम देखेंगे √2, √3, √5, है ना। मतलब वह संख्याएं जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब हमने छोटी क्लास में देखा था कि रूट को भी लगभग वैल्यू दी गई थी, है ना। रूट की भी लगभग वैल्यू दी जा सकती है, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक पाई, और जैसे किसी संख्या को किसी से डिवाइड करो तो वो बार बार वही संख्याएं आती जाए, ऐसे 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये संख्याएं भी अपरिमित है, जितनी बार डिवाइड करेंगे उतनी बार ये आती जाएंगी, पूरी बार डिवाइड कभी नहीं होंगी। तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे भाई? पाई की वैल्यू तो हमने पिछली क्लास में 22/7 पढ़ी थी। बिल्कुल, आपने पाई की वैल्यू पिछली क्लास में 22/7 पढ़ी थी, लेकिन ये 22/7 पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। ये 22/7 क्या है? इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में, PQ की फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये क्यों है वो अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये संख्या जो 22/7 है, ये इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। उसकी एक्यूरेट वैल्यू के लगभग आसपास की वैल्यू है ना। और पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब पाई को हम ट्रिग्नोमेट्री में, पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री भी डिनोट करते हैं। और पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम क्या देखते हैं कि पाई वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात के बराबर है। कैसे? देखिए, किसी भी सर्किल का सरकमफेरेंस और उसका डाया के रेशो के बराबर है पाई की वैल्यू। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, और रेडियस क्या होती है? r होती है। रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? r होती है। यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगी? r होगी। और r प्लस r क्या हुआ? 2r हुआ। r प्लस r 2r हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे 2πr/2r। 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई? पाई। इसलिए हम बोलते हैं कि पाई की जो वैल्यू होती है वो सर्किल की सरकमफेरेंस और उसके डाया के रेशो के बराबर होती है। ठीक है, और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर संख्याएं कौन कौन सी हो गई? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, और साथ में क्या हो गई? इधर बीच में परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं के साथ साथ इधर बीच में और भी क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब हमसे ये पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं के अलावा भी कोई संख्या है जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है? तो नहीं, बस इतनी ही संख्याएं, 5 प्रकार की संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अब इन परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संकलन, संग्रह, समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं।
परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? आर से। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अतः ये दिया गया है कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु निरूपित करता है। मतलब इस संख्या रेखा पर जो भी परिमेय या अपरिमेय संख्या होंगी वो अद्वितीय बिंदु पर होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये 1/2 यहाँ भी आ गया, 1/2 यहाँ भी आ गया, नहीं। एक संख्या सिर्फ एक ही बार आएगी और अद्वितीय बिंदु पर रहेगी। मतलब हर बार जब भी संख्या रेखा बनाएंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, तो यहाँ हमेशा ही 1/2 आएगा और ये यूनिक होगा, मतलब, है ना। कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी और वो बिंदु भी डिसाइड है कि किस बिंदु पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। यही आपकी बुक में लिखा है। आपकी बुक में भी लिखा है कि वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित कर सकते हैं, है ना। मतलब वो बिंदु एक जो निर्धारित है कि इस संख्या पर 3/4 लिखा जाएगा तो हमेशा वहाँ 3/4 ही लिखा जाएगा, है ना। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, ठीक है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन कहा जाता है, ठीक। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो अपरिमेय संख्या है जैसे √2 है, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि √2 संख्या रेखा पर कहाँ आएगा? तो देखिए, हम ये जानते हैं कि वो कैसे आएगा। हमें √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम इस √2 को कैसे लिख सकते हैं? हम इस √2 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा लिखा जा सकता है इस √2 को, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। 1 के ऊपर कितने की भी पावर लगाएं 1 ही आएगा, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये √2 = √2, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप इस संख्या रेखा पर देखिए, हमें क्या कहा गया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग मतलब √2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यही हुआ ना। ये रूट को हमने इस साइड लेके गए तो ये यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा और ये यहाँ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आप संख्या रेखा पर देखेंगे कि जो बेस है वो क्या है, 1 है, तो हम ये बेस को 1, यहाँ पे ये बेस 1 है, लंब भी क्या है 1 है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ भी, ये भी 1 और ये भी 1, तो जो कर्ण होगा वो क्या होगा, √2 होगा, ठीक है। अब ये √2 यहाँ हम एक प्रकार रखेंगे, यहाँ ये 0 पे एक प्रकार रखेंगे और ये √2 की जो लेंथ है वहाँ से हम ऐसे करेंगे और एक चाप यहाँ खींच देंगे। तो ये एक चाप यदि हम एक प्रकार से यहाँ खींचेंगे तो ये जो चाप इस संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर ही क्या आएगा, √2 की वैल्यू आएगी। और √2 की वैल्यू आप देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में आ रही है, और √2 की वैल्यू हमने जो तालिका आती है टेबल रूट की वैल्यू के लिए, उसमें √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 लगभग में, है ना। ये भी एक्यूरेट नहीं है, लगभग में ये वैल्यू होती है। तो ये 1.414 मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 के बाद और 2 के पहले, तो ये बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो √2 कहाँ निरूपित किया जाएगा, यहाँ पे निरूपित किया जाएगा। इतना समझ आया। अब जैसे आप √3 को देखिए, √3 को कैसे शो करेंगे, तो आप √3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 लिखिए। अब आप सोचिए कि √3 को कैसे लिख सकते हैं, तो हम √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। √2 का स्क्वायर मतलब 2, 1 ये रूट लगा हुआ है, और 2 रूट का अर्थ क्या होता है, 1/2, रूट का अर्थ होता है 1/2, है ना। और ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 ही आएगा, और 1 का 1, 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 1, ठीक है। अब आप इसको कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो यहाँ हम फिर वही देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हम इसको ऐसा कर देंगे, ये रूट को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और ये
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेस क्या है, बेस क्या है, 1 है, बेस 1 है और लेंथ क्या है, सॉरी बेस क्या है, √2 है और लेंथ क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे, तो बेस यहाँ पे √2 है, तो √2 की लेंथ क्या है, ये है, ये हमने बेस देखा, और लेंथ क्या हुई, 1 हो गया, है ना, 1 हो गया लेंथ। और इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये जो कर्ण होगा वो क्या होगा, √3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और फिर हम वही यहाँ से एक चाप खींचेंगे यहाँ। ठीक है, और वो चाप कहाँ मिलेगा, यहाँ आके मिलेगा, तो ये जो 1 और 2 के बीच में ही आएगा, बिल्कुल 2 के आसपास, तो वो वहाँ पे हम क्या निरूपित कर सकते हैं, √3। ठीक है, और √3 की वैल्यू लगभग होती है 1.717, इस टाइप से 1.7 समथिंग होती है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू हम ऐसे निरूपित कर सकते हैं। ऐसे ही √5, √6, √5 जब हमसे पूछेंगे तो √5 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, √5 को आप कैसे लिखोगे, √5 को आप लिख सकते हैं √3 + √2, है ना, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे √3 आप बेस मान लीजिए, या √2 आप √2 या √3 जो भी बेस मानना हो, यदि आप √2 को बेस मानेंगे तो बेस यहाँ तक, और आपको लेंथ कहाँ तक ले जानी पड़ेगी, √3 तक, ऐसी लंबी। ठीक है, इसी तो आप यहाँ सपोज दैट √2 को बेस आपने मान लिया, तो √2 कहाँ आ रहा है, √2 की वैल्यू आपने यहाँ देखी, और लेंथ आपको क्या करनी पड़ेगी, √3 तक ले जानी पड़ेगी। और फिर ये ऐसे करके जो कर्ण आएगा, हाइपोटेनियस आएगा, वो कहाँ आएगा, √5 आएगा। और फिर यहाँ से हम चाप रखेंगे, यहाँ से हम एक चाप खींचेंगे, और वो चाप कहाँ आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। इस टाइप से हम वैल्यू निकालते जाएंगे। तो आपको इतना समझ आया। अब देखिए आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक सत्य और असत्य बताना है, और यदि सत्य है तो उसका कारण, और असत्य है तो उसका भी कारण बताना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। हमने क्या देखा था डेफिनेशन, कि अपरिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, मतलब धनात्मक संख्या है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। √m के रूप में धनात्मक बिंदु है, मतलब हम देखें √4 है। सपोज दैट हमने माना कि धनात्मक बिंदु है ना, तो हम उसको धनात्मक में √4 मानेंगे। और इसके जब हम रूट निकालते हैं, यदि कोई पॉजिटिव संख्या के रूट निकलते हैं तो वो हमेशा, मतलब उसके फैक्टर्स निकलते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेंगे, है ना। इसको हमेशा लिख सकते हैं ना 2 × 2। और जब ये बाहर आते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में ही फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट यदि हम किसी का वर्ग करते हैं, किसी का स्क्वायर करते हैं, तो प्लस का स्क्वायर भी, मतलब प्लस में 2 है तो उसका स्क्वायर भी 4 आएगा, और माइनस में 2 है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम किसी का रूट निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं, तो वो हमेशा धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा धनात्मक आएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होगा, नहीं होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर तो माइनस में भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या मतलब क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। तो अपरिमेय तो होती है लेकिन परिमेय भी होती हैं उसमें। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो ऐसा जरूरी नहीं है, परिमेय भी हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये गलत है। क्योंकि धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, जैसे हम √2 देखेंगे तो ये तो अपरिमेय है, लेकिन यदि हम √4 देखें तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को हम अपॉन में 1 लिख के क्या परिमेय संख्या बना सकते हैं।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय हो, परिमेय भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरी क्लास आपको समझ आई। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे का पार्ट हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।